तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। मेरे भाई पिछली क्लास में मैंने सेशन चलाया था उसमें 25 क्वेश्चन हो चुके हैं आप, ठीक है। ये सीजन दिल्ली पुलिस के लिए आप सोच रहे होंगे ये मैंने चश्मा क्यों पहन रखा हुआ है ये ब्लैक ब्लैक अभी तक तो मैं नहीं पहना, और हाँ ये ट्रांसपेरेंट मेरे आंखों पे चश्मा रहता है, लेकिन ये कैसे है आज आपके दिल और दिमाग में ये सवाल होगा। तो मेरा कुछ प्रॉब्लम है, हो गई है अभी समस्याएं आंखों में, तो इस वजह से वैसी समस्या नहीं है, कुछ वैसे ही है पलकों पे, तो इस वजह से ये मैंने पहन रखा हुआ है ताकि मुझे देखने में भी आसानी हो, ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस पेपर में आए हुए वो प्रश्न है यहाँ पे, ठीक है, जो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। और अगले ही क्लास बहुत जल्दी मिलेगी आपको इसी पे, प्रीवियस वाले पेपर पे, क्योंकि दिल्ली पुलिस के लिए। और हाँ, स्ट्रेटजी के बारे में भी बताऊँगा और क्या कैसे क्या करना है वो सब कुछ ये क्लास के बाद में डिस्कशन करेंगे। एक अगली क्लास छोटी सी, चाहे थोड़ी सी ही मिनट का ही सही, लेकिन बना के वीडियो में यहाँ पे शेयर कर दूंगा आपके बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे ये पहला सवाल है आपका, एक मिनट यहाँ पे, ठीक है। तो ये है आपका पहला सवाल, ये है लागत के कारक के रूप में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का दूसरा नाम क्या है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आपको पता होगा। ये सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता क्या है। सबसे पहले आपको ये पता होगा कि जीडीपी जो कि मैं पहले बता चुका हूँ कि जीडीपी क्या होती है। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। मतलब जीडीपी का मतलब होता है, व्हाट इज द जीडीपी? जीडीपी का मतलब होता है सर कि आपकी जो पूरे भारत की इनकम क्या है, भारत ने एक साल के अंदर कितना रेवेन्यू किया है, वही जीडीपी होती है, ठीक है। अब जीडीपी तो आपको पता ही है कि जीडीपी क्या होती है, भारत की टोटल भारत की जो एक इनकम होती है वही जीडीपी होती है। फिर होता है आपका एनडीपी। एनडीपी का मतलब होता है मेरे भाई, एनडीपी का मतलब होता है शुद्ध घरेलू उत्पाद, ठीक है, शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब ये एनडीपी निकलती कैसे है? एनडीपी निकलती है जीडीपी माइनस के डेप्रिसिएशन घटा दोगे, मतलब जितनी भी कमी हुई है, घिसावट है जो भी है, उसको आप कम कर दोगे तो फिर ये आपकी एनडीपी निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब एनडीपी के बाद अब हम देखेंगे जीएनपी। अब जीएनपी क्या होती है? जीएनपी होती है मेरे भाई जीडीपी प्लस जो हमारे, इसमें हम जोड़ देंगे जो हमारे भारतीय हैं, जो भारतीय देश में तो वो कमा ही रहे, विदेश से वो जितनी भी इनकम कमा रहे हैं वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे, और माइनस कर देंगे वो इनकम जो विदेशी हैं जो हमारे देश से कमा रहे हैं, विदेशी की इनकम जो हमारे देश से कमा रहे हैं वो हम माइनस कर देंगे, तो ये हमारा जीएनपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीएनपी हो जाएगा। अच्छा, मैं अब आपसे बात करूं, ये बात कर रहा है यहाँ पे कि राष्ट्रीय उत्पाद का दूसरा नाम क्या है, मतलब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मेरे भाई होता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है आपका वो होता है एनएनपी, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसका मतलब होता है कि एनएनपी निकलता कैसे है भाई? एनएनपी होता क्या है? एनएनपी जो होता है आपका वो होता है आपका जीएनपी माइनस के डेप्रिसिएशन, ठीक है, जीएनपी माइनस के डेप्रिसिएशन, या मैं कह सकता हूँ पूरे देश की इनकम, इसे ही हम कह सकते हैं। एनएनपी ही होता है देश की राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय आय बोल दो इसे एक तरह की, ठीक है, यही होता है हमारा एनएनपी, ठीक है। तो लागत के कारक के रूप में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का दूसरा नाम क्या है? तो मेरे भाई ये आपको पता है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? सकल जीएनपी, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी हो गया। ये तो जीएनपी तो नहीं है, मैंने बोला है कि जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है वो एनएनपी होता है, ठीक है। शुद्ध घरेलू होगा नहीं, ये आपका एनडीपी की बात कर रहा है, शुद्ध घरेलू उत्पाद की बात कर रहा है, एनडीपी की बात कर रहा है। व्यक्तिगत आय का कोई मतलब ही नहीं है, यानी राष्ट्रीय आय, यही तो है राष्ट्रीय आय, इसे ही बोलते हैं राष्ट्रीय आय। ये होता है एनएनपी। ये क्या होता है? एनएनपी। ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ कि जीडीपी क्या होती है, एनडीपी क्या होती है, एनएनपी क्या होती है और जीएनपी क्या होती है, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, ये दिल्ली पुलिस में आए हुए क्वेश्चन है मेरे भाई, एक बार देख लेना। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी चरण के
दौरान मुजफ्फरपुर के एक जिला मजिस्ट्रेट पर हत्या के प्रयास में 1908 में अलीपुर षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ। मजिस्ट्रेट का नाम क्या था? देखो मैं आपको बता दूं, उस मजिस्ट्रेट एक थे आपके अलीपुर षड्यंत्र जो है 2 लोगों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अलीपुर षड्यंत्र जो है 2 लोगों के नाम से जाना जाता है, जो है आपके खुदीराम बोस प्लस प्रफुल्ल चाकी। इन्होंने क्या किया था? इन दोनों ने मिलकर क्या किया था? इन दोनों ने मिलकर क्या किया था? 30 अप्रैल 1908 को इन्होंने क्या किया था? डगलस किंग्सफोर्ड क्या थे? ये डगलस किंग्सफोर्ड जो थे, ये एक ऐसे इंसान थे जो मतलब मान के चलो जो क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी जो थे उनके विषय में ये बहुत ही उत्पात मचाते, मतलब सही निर्णय ना देना, सही बात ना करना, हमेशा उनकी अवहेलना करना। और तुम्हें पता है कि ये अंग्रेजों का तो शुरू से ही दायित्व तो यही रहा था कि ये क्रांतिकारियों को दबाया जाए, तो ये उन्हीं में से एक थे, ठीक है। तो इस बात से मतलब नाराजगी जताते हुए खुदीराम बोस प्लस प्रफुल्ल राय चाकी ने 30 अप्रैल 1908 को इनकी गाड़ी पर बम फेंककर इनकी हत्या करने का प्रयास किया, ठीक है। तो जो मजिस्ट्रेट थे, ठीक है, जो मजिस्ट्रेट थे उनका नाम था डगलस किंग्सफोर्ड। क्या था? डगलस किंग्सफोर्ड, ठीक है। अब देखो, रसीदी टिकट एक आत्मकथा है जो निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? रसीदी टिकट, आप मुझे बताओगे रसीदी टिकट किसकी है? रसीदी टिकट जो है आपकी ये है आपकी अमृता प्रीतम की। ये किसकी है मेरे भाई? ये किसकी है आपकी? ये है आपकी अमृता प्रीतम की है। अच्छा, अगर मैं कुछ और बातें करूं आपसे, अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर मैं आपके MK यानी महात्मा गांधी के बारे में बात करूं, MK गांधी जी के बारे में बात करूं और आपसे पूछूं इनकी कोई किताबें बता दो, मुख्य किताबें जो हैं आपके नज़रों में कौन कौन सी किताबें हैं? जैसे मैं बात करूं माई एक्सपीरियंस विद द ट्रूथ, ये भी MK गांधी की है। या फिर मैं बात करूं यंग इंडिया की, या मैं बात करूं यंग इंडिया की बात करूं मैं, ठीक है। और मैं बात करूं माई एक्सपीरियंस द ट्रूथ हो गया, यंग इंडिया। और मैं आपसे बात करूं कि माई लाइफ माई मैसेज, ठीक है, माई लाइफ माई मैसेज हो गया। और भी बहुत सारी किताबें हैं इनकी, ठीक है। फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अब देखेंगे आगे लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं और राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं, इसमें ये पूछा है। अच्छा, ये बताओ लोक लेखा समिति होती क्या है? पहले हम बात करेंगे लोक लेखा समिति के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? लोक लेखा समिति के बारे में। लोक लेखा समिति के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। लोक लेखा समिति जो क्या होती है? लोक लेखा समिति जो होती है पूरे भारत की राष्ट्रीय और व्यय जो होता है, कितना खर्च हो रहा है, कितना आ रहा है, कितना, ये सबका ब्यौरा रखती है लोक लेखा समिति, ठीक है। अब लोक लेखा समिति जो है, लोक लेखा समिति का ये है कि पूरी भारत की, या मान लो भारत की आय और व्यय की जांच करती है, ठीक है। एक फैक्ट ये हो गया। दूसरे फैक्ट की बात करूं मैं, ये है CAG यानी कैग की रिपोर्टों की भी जांच करती है। कैग की रिपोर्ट्स होती हैं, रिपोर्ट्स की जांच करती है। अब इस लोक लेखा समिति के बारे में बात करूं कि इस लोक लेखा समिति में कितने मेंबर्स होते हैं, तो इसमें जो कुल सदस्य जो होते हैं, इसमें लोक लेखा समिति में, इसमें 22 सदस्य होते हैं। 22 कैसे? 22 को बांटा गया है 7 और 15। तो 15 तो होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। क्या होते हैं? 7 होते हैं राज्यसभा से, यानी कि 15 और 7 ये होते हैं सर। तो 15 और 7 यानी कि लोक लेखा समिति में लोकसभा से 15 हो गए और राज्यसभा से कितने हो गए मेरे भाई? 7। लोकसभा से हो गए 15 और राज्यसभा से कितने हो गए? 7, ठीक है। 7 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम, मालदीव की राजकीय धर्म
मालदीव की राज्य की धर्म क्या है? मालदीव का राज्य की धर्म जो है आपका इस्लाम है। क्या है? इस्लाम है। और मैं आपको बता दूं मालदीव के बारे में, मालदीव में गैर मुस्लिम प्रथाओं, जो गैर मुस्लिम प्रथाएं होती हैं, केवल वहां पे मुस्लिम प्रथाएं ही चलती हैं मालदीव में। अगर आप गैर मुस्लिम प्रथाओं को आप अगर चलाते हो तो वो प्रतिबंधित है, वो कर ही नहीं सकते हो आप मालदीव के अंदर। तो मालदीव के अंदर क्या है? मालदीव का राजकीय धर्म क्या है? यहाँ पे मालदीव का राजकीय धर्म है इस्लाम धर्म। ठीक है। अकबर के कहने पर मजहर दस्तावेज किसने तैयार किया था? अब अकबर के कहने पर, तो अकबर के कहने पर जो है मजहर जो दस्तावेज जो शुरू किया था वो थे आपके शेख मुबारक साहब। क्या थे? शेख मुबारक साहब। अच्छा मैं बात करूं फैजी, फैजी कौन थे? अकबर के शासन काल में फैजी जो थे वो गणितज्ञ थे। क्या थे? गणितज्ञ थे। क्या थे? गणितज्ञ थे। ठीक है, गणितज्ञ थे, यानी मैथ जो आप कह सकते हो। अबुल फजल जो थे आपके, अबुल फजल ने आईने अकबरनामा का तीसरा भाग, देखो मैं बताऊंगा आपको। अबुल फजल ने, यहाँ पे लिख दूं, चलो ठीक है। अबुल फजल ने, इन्होंने, या इन्होंने, यहाँ पे सीधा लिख दूं इन्होंने ही, अबुल फजल ने किया। आपको तो पता ही है। ठीक है, आपको तो पता ही है ना सर, आपको तो पता ही है। देखो अबुल फजल के बारे में इन्होंने अकबरनामा का तीसरा भाग आयन ए अकबरी लिखा। आयन ए अकबरी लिखा। आयन ए अकबरी। ठीक है। और एक चीज और मैं बता दूं, फैजी और अबुल फजल ये दोनों भाई थे, सगे भाई थे। ठीक है, फैजी और अबुल फजल जो थे वो सगे भाई थे। और आपको बताया कि अकबर के कहने पर मजहर दस्तावेज तो ये शेख मुबारक ने कर ही दिया था। ठीक है। और अब्दुल नबी के बारे में बात करूं, अब्दुल नबी ये एक धार्मिक न्यायिक अधिकारी थे। धार्मिक न्याय अधिकारी थे। ठीक है, अकबर के ही टाइम पीरियड में ये धार्मिक न्यायिक अधिकारी थे, अब्दुल नबी। ठीक है, तो ये तो आपको पता है, इसका उत्तर तो यही हो गया आपका, ये वाला शेख मुबारक वाला। ठीक है। अच्छा एक चीज और है, अगला प्रश्न है आपका, दीपा सचचंद्रन राजा रेड्डी राधा रेड्डी निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य से संबंधित है? अच्छा देखो, अगर किसी ने पेपर दिया होगा, किसी के शिफ्ट में ये पेपर आया होगा ये कुछ, तो उसने तो यहीं से पता लगा लिया होगा कि रेड्डी करके जो आते हैं वो कच्ची पूड़ी, यानी कि कच्ची पूड़ी या पूड़ी अभी रेडी नहीं है, इस तरीके से आप इसे डिनोट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो है कच्ची पूड़ी। अच्छा कच्ची पूड़ी से आप मुझे कुछ और बताओगे? कच्ची पूड़ी के बारे में और बात करूं तो कच्ची पूड़ी के बारे में 2-3 और मुझे बताओ। कच्ची पूड़ी से देखेंगे, कच्ची पूड़ी से है आपके, एक तो आपका बेमपत चिन्ना स्वामी, और हैं आपके हलीम खां, ये भी हैं, और आपके हैं प्रतीक्षा काशी। ठीक है, बिमपत चिन्ना स्वामी, हलीम खां और प्रतीक्षा काशी, ये भी आपके कच्ची पूड़ी से हैं। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपके लिए कथकली से बात करूं मैं, तो ये हैं सदनाम पीवी बालकृष्णन, सदनाम पीवी बालकृष्णन, ये भी है। और एक कृष्णन कुट्टी। ठीक है, और एक है आपके आनंद शिवरामन, ये भी आपके कथकली से हैं। ठीक है, आनंद शिवरामन है, सदनाम पीवी बालकृष्णन है आपके। ठीक है, और आपके सदनाम बालकृष्ण ये है, और ये कृष्ण कुट्टी हो गए आपके। ठीक है, और अगर मैं बात करूं आपसे यहाँ पे कथक से तो कथक से आपके ये मान लो कि कथक से बिरजू महाराज
और आपके बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, लच्छू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, सितारा देवी, सितारा देवी, ठीक है, सितारा देवी, श्यामा भाटे, श्यामा भाटे, कुमुदनी लखिया, कुमुदनी लखिया, कुमुदनी लखिया, ठीक है। और तो ये सारी कथक से रिलेटेड है आपके, ठीक है, कथक से हैं। कच्चीपुड़ी से बता दिया, कथकली। भरतनाट्यम की मैं बात करूं यहाँ पे, अगर आपसे यहाँ पे मैं भरतनाट्यम से बात करूँगा, भरतनाट्यम से क्या है, भरतनाट्यम से बता दो, भरतनाट्यम से कोई 4-5 नाम बता दो मुझे, चलो। तो भरतनाट्यम से आप मुझे बताओगे कि भैया भरतनाट्यम से आपकी, देखो भरतनाट्यम से बताओ, लीला सैमसन, लीला सैमसन, लीला सैमसन का ऐसे है, भरतनाट्यम से ही है आपकी, ठीक है। फिर आप मुझे बताओगे भैया टी बाला सरस्वती, टी बाला सरस्वती, टी बाला सरस्वती, ठीक है, टी बाला सरस्वती। फिर मुझे आप बताओगे बैजंती माला, बैजंती माला। फिर आप मुझे बताओगे रुक्मिणी अरुंडेल, रुक्मिणी अरुंडेल। फिर मुझे बताओगे अलार्म बेल बिल्ली, बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। और फिर मुझे बताओगे जयलक्ष्मी ईश्वर, जयलक्ष्मी ईश्वर, ये भी आपके भरतनाट्यम से ही है, ठीक है। चलो कोई नहीं, अगला देखेंगे, अगला देखेंगे, अगला देखेंगे। भरतनाट्यम और कथक ने उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 प्राप्त करने वाले भारतीय नर्तकों को सही जोड़ी की पहचान करो। और यहाँ पे आपको फंसा दिया, यहाँ पे आपको फंसा दिया, ठीक है। देखो त्रिलोचन मोहंता, ये तो आपके छऊ से हैं भाई। यहाँ पे पूछा है भरतनाट्यम और कथक से रिलेटेड, भरतनाट्यम और कथक के बताने भाई साहब। तो त्रिलोचन मोहंता तो छऊ से है। ममता शंकर, ममता शंकर, ममता शंकर जो है ये उदय शंकर, उदय शंकर के बेटे हैं, उदय शंकर, उदय शंकर से हैं, ठीक है। ममता शंकर उदय शंकर से हैं, उदय शंकर के ये घर से हैं। और ये जो है इनको जो विरासत में मिली हुई जितनी भी कला है ये उनके ऊपर कार्यरत है, ठीक है। तो ये स्पेशली किसी भी शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड नहीं है, स्पेशली ये किसी भी शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड नहीं है ममता शंकर। अगर मैं बात करूं राधा श्रीधर, राधा श्रीधर भाई साहब आपके ये भरतनाट्यम से है, राधा श्रीधर भरतनाट्यम से हैं। लेकिन कुमकुमधर ये आपके कथक से हैं, कुमकुमधर क्या है, कथक से हैं, कुमकुमधर कथक से हैं। मैंने मान लिया, तो ये भरतनाट्यम कथक से पूछ रहा था, चलो कोई बात नहीं, ये भी हो सकता है, लेकिन ये डीपली जाना पड़ेगा इसमें। जयलक्ष्मी ईश्वर और जयलक्ष्मी ये भरतनाट्यम से है, ये भी भरतनाट्यम से है, जयलक्ष्मी ईश्वर भी भरतनाट्यम से है। और श्यामा भाटे ये भी कथक से है मेरे भाई, ये भी कथक से है। अब आप यहाँ चेक करोगे गीता चंद्रन ये भरतनाट्यम से ही है, ये भी भरतनाट्यम से है। और राजसी सिरके, राजसी सिरके ये भी कथक से है, ये भी क्या है, कथक से है। तो आप यहाँ चेक करोगे कि भरतनाट्यम कथक, भरतनाट्यम कथक, भरतनाट्यम कथक। अब इसमें से सही जवाब क्या लगाऊं, तो जयलक्ष्मी ईश्वर और श्यामा भाटे को ही संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो 2021 में मिला था। तो ये यहाँ से कितना डीपली बनाया है प्रश्न, ये आप देख सकते हो, काफी डीपली है ये, बहुत ज्यादा डीपली है, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से बनाया हुआ है। अच्छा, जी मिल्खा सिंह किस स्पर्धा में विशेषज्ञ हैं? जी मिल्खा सिंह, ये मिल्खा सिंह, जी मिल्खा सिंह, जी मिल्खा सिंह जो है ये मिल्खा सिंह के बेटे हैं। तो ये जो है जी मिल्खा सिंह ये गोल्फ से रिलेटेड है। अच्छा, गोल्फ के लिए कुछ मैं यहाँ पे कुछ बताऊंगा आपको। गोल्फ से संबंधित जो प्रमुख जो गोल्फ से संबंधित जो प्रमुख जो वो हैं जो कप हैं, जैसे मैं आपको बता दूं प्रिंस कप आपका गोल्फ से ही है, ये पूछ लेता है प्रिंस कप आपका गोल्फ से है, ठीक है। प्रिंस कप है आपका, ये गोल्फ से ही है। और आपका राइडर कप है, आपका राइडर कप है, राइडर कप है, राइडर कप है, राइडर कप है, ये गोल्फ से ही है, ठीक है। सर्किट कप है आपका, सर्किट कप है आपका, सर्किट कप है आपका, ये भी गोल्फ से ही है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे कप हैं जो गोल्फ से संबंधित हैं। आगे देखेंगे मेरे भाई, आगे देखेंगे टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा था टोक्यो ओलंपिक में? तो ओलंपिक की मैं बात करूं, यहाँ पे ओलंपिक की मैं यहाँ पे बात करूं, अगर ओलंपिक की मैं बात करूं तो ओलंपिक संघ की, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? देखो,
IOA इंडियन एसोसिएशन ओलंपिक, ठीक है, IOA की इंडियन भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना, यानी मैं कह सकता हूँ भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना जो है 1927 में हुई थी, ठीक है, जिसके अध्यक्ष जो थे वो थे JRD टाटा साहब, JRD टाटा साहब थे, ठीक है, JRD टाटा साहब से। ओलंपिक आधुनिक की शुरुआत जो हुई थी वो पियर डी कोवाटिंग के सहयोग से एथेंस में हुई थी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं यहाँ पे, ओलंपिक में बता दूं सबसे ज़्यादा ओलंपिक में पदक जीतने वाला मैन कौन सा है, ठीक है। अगर मेल की मैं बात करूं, सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाला मेल कैंडिडेट में बात करूं तो ये है कि बात करूं माइकल फ्रेड कैल्पस साहब हैं और इन्होंने 28 पदक जीते थे, ठीक है। अगर मैं फीमेल की बात करूं, सबसे ज़्यादा फीमेल में पदक जीतने वाली थी लारिसा लेतनीना। इन्होंने कुल पदक जो जीते थे वो 18 पदक जीते थे, ठीक है। अच्छा, सबसे ज़्यादा ओलंपिक कहाँ हुए हैं? तो सबसे ज़्यादा ओलंपिक जो है आपके यूएसए में हुए हैं, सबसे ज़्यादा यूएसए में हुए हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा ओलंपिक जो है यूएसए में हुए हैं। अगर मैं बात करूं 2020 और 2021 में जो ओलंपिक हुए थे वो टोक्यो में हुए थे, टोक्यो जो कि जापान, ठीक है। अगर मैं बात करूं 2024 में जो हुए हैं वो हुए हैं आपके पेरिस ओलंपिक, यानी कि फ्रांस में, ठीक है। अगर 2028 की मैं बात करूं तो 2028 में होंगे अमेरिका में, यानी यूएसए लॉस एंजल्स में, ठीक है, लॉस एंजल्स में। अगर मैं बात करूं 2032 में होंगे मेरे भाई अमेरिका में, 2032 में होंगे कहाँ, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। 2032 में कहाँ होंगे, ऑस्ट्रेलिया में होंगे, ठीक है, 2032 में। फिर आगे इसके चांसेस हैं कि भारत में शायद हो जाए आगे, पर देखते हैं होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, मैं बात करूं यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक के बारे में, तो टोक्यो ओलंपिक के बारे में यहाँ पे बात करूं, टोक्यो ओलंपिक के बारे में मैं बात करूं यहाँ पे, टोक्यो ओलंपिक के बारे में बात करूं तो पहला स्थान जो है वो यूएसए का है। यूएसए ने कुल इसमें 139 पदक जीते थे, जिसमें से 39 तो गोल्ड ही थे, 39 तो क्या थे, गोल्ड ही थे। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत का स्थान जो था, भारत का 48वां स्थान था। भारत ने कुल यहाँ पे 7 पदक जीते थे। 7 पदक में से एक गोल्ड था मेरे भाई, एक गोल्ड था, और 2 सिल्वर थे और 4 जो थे वो ब्रॉन्ज थे। और इसमें से जो एक गोल्ड लेके आए थे वो नीरज चोपड़ा साहब थे हमारे, नीरज चोपड़ा, जो भाला फेंक में 87.58 मीटर करके कुछ उन्होंने जो फेंका था वही, उसी में इन्होंने गोल्ड लेके आए थे, ठीक है, तभी ये गोल्ड लेके आए थे आपका। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अच्छा, ये टोक्यो ओलंपिक ये 48वां स्थान था भारत का, ठीक है, 48वां स्थान था भारत का। तोताराम शर्मा प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। ये काय के खिलाड़ी हैं? ये खिलाड़ी नहीं है मेरे भाई, आप समझ लो खिलाड़ी या बहुत बड़ा ज्ञाता। तोताराम शर्मा जो है आपके पखावज से संबंधित हैं। पखावज के बारे में मैं बात करूं यहाँ पे, पखावज से और बता दो मुझे 2-3। तो पखावज से हैं आपके तोताराम शर्मा तो हो ही गए आपके, और आपके डालचंद शर्मा ये भी आपके पखावज से संबंधित हैं, ठीक है, पखावज से संबंधित है। गिटार की मैं बात करूं, गिटार के लिए मैं बात करूं तो ब्रजभूषण काबरा ये आपके गिटार से संबंधित है, ब्रजभूषण काबरा गिटार से संबंधित है। अगर मैं बात करूं आपसे बांसुरी से तो आपके जैसे राजेंद्र कुलकर्णी हैं,
राजेंद्र कुलकर्णी हैं, ये भी आपके बांसुरी से संबंधित हैं। और राजेंद्र कुलकर्णी, राजेंद्र प्रसन्ना है, राजेंद्र प्रसन्ना है, राजेंद्र प्रसन्ना है आपके, राजेंद्र प्रसन्ना है, ये भी आपके राजेंद्र प्रसन्ना, ये भी आपके बांसुरी से संबंधित हैं, राजेंद्र प्रसन्ना। और हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया, ये भी आपके बांसुरी से ही संबंधित हैं, ये भी आपकी बांसुरी से ही संबंधित हैं, ये भी आपके बांसुरी से ही संबंधित हैं, ठीक है। और आपके पंडित रामचंद्र मूर्ति, ये भी आपके बांसुरी से ही संबंधित है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे सारंगी की मैं बात करूं तो सारंगी से संबंध जो है फड़ी नारायण, आपके फड़ी नारायण, या इन्हीं का नाम है पंडित राम नारायण। और मैंने पहले भी बता चुका हूँ, इनकी एकमात्र बेटी है, इनकी बेटी अरुणा नारायण एकमात्र सारंगी वादक है, ठीक है, सारंगी वादक है। और सारंगी के बारे में मैं तुम्हें और बता दूं, सारंगी के बारे में जैसे शूकर खान है आपके, इलियास खान है आपके, साबरी खान है आपके, ये सब आपके सारंगी से संबंधित है, ठीक है। ये सभी आपके सारंगी से संबंधित है, ठीक है, ये सभी आपके सारंगी से संबंधित है। अच्छा, अगला देखेंगे राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन 2019-2025 के अनुसार 111 लाख करोड़ के कुल अनुमानित पूंजीकृत में से ऊर्जा क्षेत्र की परियोजनाओं का हिस्सा क्या था? ये 24% था इसमें, तो मेरे भाई इसमें क्या था, 24% था। अगला देखेंगे, वायुमंडल की कौन सी परत मानव के लिए उपयुक्त और सबसे महत्वपूर्ण है? तो मैं आपसे यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा, वायुमंडल के बारे में यहाँ हम बात कर रहे हैं, तो वायुमंडल में 5 परत है मेरे भाई, जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला है आपका क्षोभ मंडल, जिन्हें हम ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। इनका नाम अंग्रेजी में याद रखना, क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस महायोग को प्रश्न है मीसोस्फीयर। अब आपको इंग्लिश में पता होगा तभी तो पता कर पाओगे कि मीसोस्फीयर क्या होता है। स्ट्रेटोस्फीयर आपको इंग्लिश में पता होगा तभी तो आप पता कर पाओगे। तो पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है आपका समताप मंडल, ठीक है। और तीसरा है आपका मध्य मंडल, जिसे मीसोस्फीयर बोलते हैं, इसी को मीसोस्फीयर बोलते हैं, ध्यान रखना, इसी को मीसोस्फीयर बोलते हैं। चौथा है आयन मंडल, जिसे हम आयनोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। और पांचवा है आपका बहिर्मंडल, ठीक है। ये सबसे बाहर है इसलिए बहिर्मंडल बोलते हैं या वायुमंडल बोलते हैं, ठीक है। इसे एक्सोस्फीयर बोलते हैं और इसे स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। ये स्ट्रेटोस्फीयर जो है यही है आपका समताप मंडल। अच्छा, वायुमंडल की 5 परतें होगी, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। अगर मैं क्षोभ मंडल के बारे में बात करूं, तो क्षोभ मंडल के बारे में बात करूं यहां से देखो, प्रकृति में जितनी भी घटनाएं होती है, जैसे वर्षा, आंधी तूफान, हवा, ठीक है, वर्षा, आंधी, तूफान, हवा, ये सभी क्षोभ मंडल में होती हैं। यहाँ वायु का घनत्व सर्वाधिक होता है, वायु का घनत्व सर्वाधिक होता है यहाँ पे, ठीक है। वायु घनत्व सर्वाधिक होता है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे किसकी, अगर मैं बात करूँ समताप मंडल की,
तो समताप मंडल के बारे में बात कर दूं, यहाँ पे वायुयान समताप मंडल में ही उड़ते हैं और समताप मंडल में ही एक आपकी क्या है, ओजोन परत है जो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ठीक है, समताप मंडल के, अब ऐसे पूछ लिया जाता है कि ओजोन परत कहाँ स्थित है, कौन से मंडल में है, तो वो समताप मंडल में है, यानी स्ट्रेटोस्फीयर। ये मध्य मंडल में, ये सबसे मध्य की मंडल है, बीच वाली परत है। ठीक है, आयन मंडल, ये सबसे गर्म यहाँ पे, यहाँ ये सबसे गर्म परत है। आयन मंडल जो है सबसे गर्म परत है। और इसके बारे में बता दूं, इसे बहिर्मंडल भी बोलते हैं। वायुमंडल जो है ये बहिर्मंडल, यानी कि ये सबसे बाहरी परत है, ये सबसे बाहरी परत है। और ये पृथ्वी के सबसे नजदीक परत यही वाली है। ठीक है, ये आपकी पृथ्वी सबसे नजदीक वाली परत मैं आपको बता दूं तो ये वाली है, पृथ्वी के सबसे नजदीक परत, सबसे नजदीक परत, सबसे नजदीक परत, नजदीक परत आपके ये आपकी क्षोभ मंडली है। ठीक है, क्षोभ मंडली है आपके सबसे, पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक परत तो मैं बता दूं आपको, ये क्षोभ मंडली है, ये आपके लिए क्षोभ मंडली है। ठीक है, ये आपकी क्षोभ मंडली है, ये आपकी क्षोभ मंडली है। ठीक है, अगर अगला प्रश्न देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति समूह में से एक है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कौन सी जनजाति जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, जनजाति समूह में से एक है। तो देखो इसका जवाब है मेरे भाई भील जनजाति। अब भील जनजाति के बारे में बात करेंगे, भील जनजाति के बारे में बात करेंगे, भील जनजाति के बारे में बात करेंगे। तो भील जनजाति के बारे में यहाँ से हम बात करेंगे तो ये भारत में लगभग 1.7 CR से अधिक, करोड़ से अधिक है, यानी सबसे ज़्यादा है। और ये कौन कौन से राज्य में होती है, मोस्टली MP, राजस्थान, ठीक है, ETC, अन्य देशों में ये पाई जाती है, MP, राजस्थान में। और ये प्रमुख, ये जानी जाती है अपने प्रमुख क्या, घूमर नृत्य और पिथौरा चित्रकला के लिए, पिथौरा चित्रकला के लिए। और ये घूमर नृत्य होता कहाँ है मेरे भाई, ये आप मुझे बता सकते हो, घूमर नृत्य होता कहाँ है? घूमर नृत्य जो है राजस्थान में होता है। कहाँ होता है? राजस्थान में। ये दिल्ली पुलिस में प्रश्न बना हुआ है कि कौन सी जनजाति जो है राजस्थान के घूमर नृत्य के लिए जानी जाती है या सर्वाधिक करती है, तो कौन सी? भील जनजाति। ये दिल्ली पुलिस में बना हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो इसलिए बोलता हूं कि भील जनजाति जो है भारत में लगभग 1.7 करोड़ से अधिक है। ठीक है, और जो MP, राजस्थान, अन्य राज्यों में है, मुख्य रूप से इन राज्यों में पाई जाती है। अपने प्रमुख, ये जानी जाती है अपने प्रमुख घूमर नृत्य, जो राजस्थान का स्पेशल नृत्य है। और अपनी एक चित्रकला है, कौन सी चित्रकला? पिथौरा चित्रकला के लिए जानी जाती है। कौन सी? भील जनजाति। कौन सी? भील जनजाति। समझ में आ गया आपके? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब देखेंगे अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य, देखो शुरुआत में मैं बात करूं, ये मूल संविधान में नहीं थे। जो 10 मूल कर्तव्य जो थे वो आपका 44वां संविधान संशोधन 1976 में, 44वां संविधान संशोधन 1976 में ये 10 थे। 11वां जो मूल कर्तव्य जोड़ा वो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा, 2002 में। ठीक है, जो कि आर्टिकल 21A में बोलता है। और सीधी बात ये है, ये कहा गया था इसमें कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो है उनके लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान ये था। ठीक है, और वैसे ये जोड़ा गया था, 11वां मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा था वो 2002 में जोड़ा था। ठीक है, आगे बात करेंगे, भारत की 2011 की जनगणना में जनसंख्या के दौरान कितने प्रश्न पूछे गए थे? जनसंख्या के बारे में बता दो, 29 प्रश्न पूछे गए थे। टोटल कितने प्रश्न पूछे गए थे? 29 प्रश्न पूछे गए थे। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे, जनसंख्या से मैं देख पा रहा हूँ कि दिल्ली पुलिस में कम से कम 2 प्रश्न जनसंख्या से पूछे गए हैं। तो आप ध्यान रखना, अगर आप जाओ तो जनसंख्या को अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, महिलाओं के लिए वॉलीबॉल में नेट की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? देखो महिलाओं के लिए तो 2.24 है वॉलीबॉल में। ठीक है, और पुरुषों के लिए मैं बात करूं तो पुरुषों के लिए 2.43 मीटर है। अगर पुरुषों के लिए पूछ ले तो पुरुषों के लिए 2.43 मीटर है। पुरुषों के लिए कितनी है?
पुरुषों के लिए कितनी है मेरे भाई? पुरुषों के लिए 2.43 मीटर। पुरुषों के लिए कितनी है? 2.43 मीटर। पुरुषों के लिए कितनी है? पुरुषों के लिए 2.43 मीटर। पुरुषों के लिए 2.43 मीटर, ठीक है। पुरुषों के लिए कितनी है? 2.43 मीटर। अच्छा, मैं यहाँ पे टेबल टेनिस की बात करूं तो टेबल टेनिस में टेबल की ऊंचाई के बारे में बात करूं तो 76 सेंटीमीटर होती है। अगर मैं लॉन टेनिस के बारे में बात करूं, लॉन टेनिस में उसकी लंबाई और चौड़ाई का क्या होता है? तो उसकी लंबाई और चौड़ाई होती है 78 × 27, ये होती है, ठीक है, लॉन टेनिस। ये प्रश्न बन जाते हैं, ये जो मोस्टली जो कराए हुए हैं, जो आपके पास नोट्स हों तो प्लीज़ एक बार उन्हें देख लेना। स्पेशली महिलाओं के लिए वॉलीबॉल में नेट की ऊंचाई जो होती है, वॉलीबॉल जो खेलते हैं वो महिलाओं में 2.24 मीटर होती है। अगर मैं मैन की बात करूं, लड़कों के लिए मैं बात करूं तो 2.43 मीटर होती है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे, देखो, बतुकम्मा का एक रंगीन पुष्प उत्सव है जिसे क्षेत्र के विदेशी फूलों के साथ महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। तो बतुकम्मा कहाँ का है? पहले मैं बात करूं गुजरात। देखो, बतुकम्मा जो है आपका ये कर्नाटक, तेलंगाना, ये तेलंगाना का है आपका। कहाँ का है? तेलंगाना। अगर मैं तेलंगाना की बात करूं तो तेलंगाना की मैं बात करूं कि अन्य कौन कौन से इसमें, तो अन्य जो है आपके बोनालू, अलाई बलाई, नागोबी जतारा, ये भी आपका तेलंगाना का ही है। अगर मैं बात करूं गुजरात की, तो गुजरात में आपका कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं? मोढेरा उत्सव, गणगौर उत्सव, ये आपका राजस्थान का ही है, ठीक है। पतंग उत्सव ये आपका गुजरात का ही है, पतंग उत्सव गुजरात का ही है। और आपका चित्र विचित्र उत्सव, ये आपका कहाँ का है? ये गुजरात का ही है। गणगौर उत्सव, मोढेरा उत्सव और पतंग महोत्सव या चित्र विचित्र उत्सव, ये कहाँ का है? ये सारे गुजरात के हैं। अगर मैं अन्य यहाँ की बात करूँ, राजस्थान के बारे में बात करूँ आपके लिए, राजस्थान के बारे में बात करूँ तो राजस्थान में कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं? देखो, कोलायत उत्सव, चंद्रभागा उत्सव, ये सारे राजस्थान के लिए हैं, ठीक है, राजस्थान के लिए। कर्नाटक उत्सव के बारे में बात करूं, कर्नाटक के लिए मैं बात करूं तो कर्नाटक के लिए आपका हम्पी उत्सव, केलपोद उत्सव, कंबाला उत्सव, ये आपके कर्नाटक के लिए जाने जाते हैं। क्या? कर्नाटक के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे पदार्थ के घटम अणुओं की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। देखो, अणुओं की न्यूनतम गतिज ऊर्जा तो ठोस में होती है भाई साहब, ठोस अवस्था में होती है, ठीक है। तरल, प्लाज्मा, गैस, इनमें तो होती नहीं है। न्यूनतम जो होगी वो ठोस में होगी, ठीक है। संविधान का 86वां संविधान से बात कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न कट गया है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 का संविधान में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सम्मिलित है? तो मैंने आपको बताया था 21वां संविधान संशोधन। देखो, मैंने आपको बताया था 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2002 में, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा से संबंधित था, शिक्षा से संबंधित था, जो कि आर्टिकल 21A से रिलेटेड है, आर्टिकल 21A से रिलेटेड है। मैं आपको बता चुका हूं पहले भी। मेरा होचुंगबा किस भारतीय राज्य में शांति का जश्न मनाने के लिए किया जाता है? तो मेरा होचुंगबा जो है वो है आपका, ये आपका है मणिपुर का। ये कहाँ का है? मणिपुर का। तो मणिपुर के बारे में बात करूं, मणिपुर के बारे में
मणिपुर के बारे में बात करूं, अन्य जो है इसके राज्य में शांति का जन्म मनाने वाले का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो मणिपुर के अन्य त्योहारों के बारे में आप मुझे बताओगे। मणिपुर के संगाई, चेरी ओबा, चेरी ब्लासम, ये आपके मणिपुर के हैं। ठीक है। अगर असम के बारे में बात करूं, असम के बारे में, तो असम के बारे में मी दम मी फी बैशागु, देहिंग पटकाई, ठीक है। देहिंग पटकाई ये भी इसी का है, मी दम मी फी बैशागु, देहिंग पटकाई। और आपका कर्म पूजा, ये भी आपका इसी का है। चाय महोत्सव, ये भी आपका असम का ही है। चाय महोत्सव है, कर्म पूजा है आपका बैशागु, देहिंग पटकाई, मी दम मी फी, ये आपका असम का ही है। अगर मैं छत्तीसगढ़ के लिए बात करूं, तो छत्तीसगढ़ के लिए मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ के लिए आपका दशहरा करके या कुछ एक दशहरा करके भी है, बस्तर दशहरा, हाँ बस्तर दशहरा, ये आपका छत्तीसगढ़ से। भोजली भी है एक, ठीक है, भोजली भी है आपकी, ये आपका छत्तीसगढ़ से ही है, ठीक है। अगर झारखंड से मैं बात करूं तो जावा नृत्य इम्पोर्टेंट है यहाँ का, जावा है, और भी हैं, ठीक है। झारखंड से जावा भी है, और भी बहुत सारे नृत्य हैं झारखंड से। तो अगला प्रश्न देखेंगे हम, लघु उद्योग की परिसंपत्तियों पर अनुमत अधिकतम निवेश के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है, जो कितना है, 10 करोड़ है। कितना है, 10 करोड़ है, 10 करोड़ है इसका जवाब। अगला देखेंगे हम, प्रयाग प्रशस्ति जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है की रचना संस्कृत में हरिसेन द्वारा की गई थी, जो किसके दरबारी कवि थे। और हरिसेन, देखो हरिसेन जो है किसके दरबारी, ये समुद्रगुप्त के शासनकाल में थे। अच्छा, समुद्रगुप्त क्या थे, ये देखो समुद्रगुप्त जो थे गुप्त साम्राज्य से संबंधित थे, समुद्रगुप्त कौन थे, समुद्रगुप्त, जिनका टाइम पीरियड था 335 से लेकर 380 तक, लगभग इतना ही टाइम पीरियड था समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त के बारे में मैं आपको बता दूं, ये जो है इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है समुद्रगुप्त को, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है इन्हें। ये संगीत प्रेमी थे इन्हें। और एक बात और इनके बारे में मैं आपको बता दूं, इन्हें बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया था। इन्हें जो सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, ठीक है। और इन्हीं के शासनकाल में, समुद्रगुप्त के शासनकाल में ही हरिसेन थे। इन्होंने ही प्रयाग प्रशस्ति की, इन्होंने ही इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति लिखी है, ठीक है। इन्होंने ही इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है, जो इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखी है, किसने, हरिसेन ने, जो किसके दरबारी कवि थे, समुद्रगुप्त के। ये जो है अशोक तो आपको पता है कि मौर्य साम्राज्य से हैं, हर्षवर्धन ये पुष्यभूति या वर्धन वंश है, पुष्यभूति या फिर वर्धन वंश है, ठीक है, या फिर वर्धन वंश है। हवा या गैस की आर्द्रता मापने वाला पहला ज्ञात उपकरण कौन सा है, जिसे लियोनार्डो दा विंची ने 1400 के आसपास बनाया था। तो ये जो है हाइग्रोमीटर है। अच्छा, स्लिंग साइक्रोमीटर क्या है, स्लिंग साइक्रोमीटर जो है ये बल्ब का तापमान, जैसे शुष्क बल्ब है या शुष्क बल्ब है, ठीक है, या फिर गीला बल्ब है, उसका तापमान नापने के लिए, जानने के लिए
स्लिंग साइक्रोमीटर का यूज किया जाता है। डिस्ट्रोमीटर की मैं बात करूं, ये बूंदों का वेग, बूंदों का आकार, बूंदों की गति, ये सब नापने के लिए डिस्ट्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। और ट्रांसमिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है। देखो ट्रांसमिसोमीटर का प्रकाश संचरण, प्रकाश का संचरण, प्रकाश का संचरण जानने के लिए इसका यूज किया जाता है। ट्रांसमिसोमीटर का प्रयोग जो है प्रकाश का संचरण ज्ञात करने के लिए किया जाता है। डिस्ट्रोमीटर बूंदों का वेग, बूंदों का वेग, बूंदों का आकार, बूंदों का आकार, बूंदों का आकार, ये सभी जानने के लिए डिस्ट्रोमीटर का प्रयोग किया था। अगर आप इसे याद कैसे करोगे, आप इसे याद करोगे ट्रांसमिसोमीटर, ये तो प्रकाश संचरण है, ये आप ऐसे याद कर लो, ये तो नॉर्मली ये तो आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन डिस्ट्रोमीटर, डिस्ड्रो, इसमें क्या शब्द आ रहा है, ड्रो, ड्रो यानी कि मैच जो है ड्रो कब होता है, जब बारिश होती है, जब बारिश होती है तभी तो मैच ड्रो होता है। तो मैच बारिश होगी, बारिश मतलब बूंद आएंगी तभी तो मैच ड्रो होगा। तो बूंदों का वेग बूंदों से संबंधित है, डिस्ट्रोमीटर। अब आप यहां से इसे याद कर लो, स्लिंग साइक्रोमीटर, स्लिंग मतलब होता है स्प्रिंग, स्लिंग का मतलब होता है, मान के चलो स्प्रिंग, स्लिंग मतलब स्प्रिंग, भाई स्लिंग जैसे स्प्रिंग का शब्द आ रहा है, तो स्लिंग का मतलब होता है स्प्रिंग, जैसे बल्ब का, ये बल्ब से संबंधित बल्ब का तापमान है, शुष्क बल्ब का तापमान है, ठीक है। तो ये सब जानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे भाई शास्त्रीय नृत्यों में कितने रस होते हैं, ये तो 9 होते हैं। थैंक यू सो मच एंड आई लव यू सो मच। आज की क्लास में वास्तविकता में पता नहीं चला कैसे क्या, मतलब इतनी जल्दी सब कैसे हो गया। अगला मैं लेके आऊँगा पूरे 50 प्रश्नों का वो लेके आऊँगा, ठीक है। आगे का जो वीडियो आएगी पूरी 50 प्रश्नों की आएगी। थैंक यू सो मच और मिलेंगे कल ही एक नई वीडियो के साथ। मैं फिर से दोबारा से मिलूंगा। इसी से चश्मा आपको लगा मिलेगा कुछ दिनों तक, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, जैसे ठीक हो जाएगी ये चश्मा साइड में। ओके बाय, मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय।